मकाम किस नंबर 19। कार रवाना हुई और गाड़ी में हम सिर्फ दोनों ही रह गए तो अजीत ने गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर वहीं से जोड़ा जहाँ से टूटा था। फायरिंग डॉक्टर साहब की लड़की इर्तिका ने की थी। इस वक्त मेरे लिए इससे ज्यादा हैरत की बात शायद और कोई न थी। अपनी हैरत का मैंने फौरी तौर पर इजहार भी कर दिया। एक ऐसे मौका पर जब मुसल्ला जुबान भाग खड़े हों, एक लड़की का इतना जुर्रतमंदाना कदम उठाना हैरत की बात नहीं है। मैंने अजीत से सवाल किया, हम में से वो तमाम अफराद जो इर्तिका को नहीं जानते, इन्हें हैरत ही होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं ये काम इनकी तोक़ों के ऐन मुताबिक हुआ है। इर्तिका ऐसी लड़की है, आप इससे कोई भी उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर की बेटी के बारे में गुफ्तगू करते हुए अजीत की आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई थी, जिसे मैं कोई नाम तो नहीं दे सकता था, लेकिन इससे गुरेज कर रहा था। और तुम चूंकि इर्तिका को जानते हो इसलिए तुम्हें इस कार्रवाई पर हैरत नहीं हुई। मैंने अपने शुबे की तक़वीर देने के ख्याल से सवाल किया। इर्तिका को मुझसे शायद ज़्यादा कोई नहीं जानता, इसने एक अजीब खौफनाक लहजे में कहा और मैं इसकी सूरत देखने लगा। लेकिन मैं जैसे ही फ़ौरन इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, एक लम्हाती जज्बे के तहत कोई गलत बात इसकी ज़ुबान से निकल गई है, इसने फ़ौरन ही अपनी गलती को दुरुस्त करने वाले अंदाज में कहा, दरअसल एक शहर में रहकर और एक साथ पढ़ने से कोई शख्स एक दूसरे को जान ही जाता है। मेरे यकीन इसकी हिला तराजी से मज़ीद कवी हो गया, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बना रहा। डॉक्टर साहब की लड़की राइफल भी चला लेती है? मैंने सवाल किया। वो रियासती की नहीं, पूरे सूबे की शूटिंग चैंपियन है, बल्कि गुज़श्ता बरस मुंबई में होने वाली ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में वो तीसरे नंबर पर थी। अजीत मेरे सवाल का जवाब देते हुए एक बार फिर बहक गया था। इसके लहजे में वो फख्र दराया था जो सिर्फ किसी अपने के लहजे में हो सकता है। तो वहाँ की सूरत हाल क्या है? मैंने इसे इस मौजू से हटाने के लिए कहा। पुलिस डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी, लेकिन घर पर कोई नहीं था। हुसैन रजा साहब की हदायत पर RSS के नौजवानों ने दोनों लाशों पर कब्जा करके इन्हें अपना कारकुन जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी है और नाना जान इस इलाके में पहुंच गए हैं। लेकिन लाशों की शनाख्त के बाद तो पुलिस केस उलट जाएगा, मैंने इतराज़ किया। जबकि जब देखी जाएगी फिलहाल तो छोटे राजा साहब के खिलाफ FIR दर्ज होनी थी, जिसमें इन्हें फायरिंग करते हुए एक मजमा ने देखा था, और इन दो लाशों की बुनियाद पर मजलूम बनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतासर करना है और हो सके तो छोटा राजा साहब का पुलिस से टकराव कराना है, क्योंकि नाना इस वक्त थाने का घेराव करवा रहे होंगे। छोटा राजा साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अजीत ने पूरी हिकमत अमली बयान कर दी। हुसैन रजा साहब नहीं चाहते होंगे कि मेरा मुखालिफ आज़ादाना तौर पर पोलिंग स्टेशनों का दौरा कर सके, और इसके लिए उन्होंने लाशों की पब्लिसिटी और अपने हक में इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। हमारी गुफ्तगू भी यहाँ तक पहुंची थी कि हम एक पोलिंग स्टेशन के करीब पहुंच गए और हमारे मुहाफिजों ने कार का घेरा कर लिया। एक बात कहूँ अजीत, दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हुए अजीत ने मेरी आवाज़ सुनी तो रुक गया। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बिला तकल्लुफ़ मुझे आवाज़ दे लेना। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए वो कुछ कर गुजरूँ जो अगर सरजीत जिंदा होता तो वो भी नहीं करता। मैंने अपना फ़िक्रा मुकम्मल किया और अजीत पर होने वाले इसके रद्द-ए-अमल को देखे बगैर कार से उतर गया। कांग्रेस और जनता पार्टी के पोलिंग कैंपों पर बराबर का रश था और ये सूरत मेरे तवक्कात के बिल्कुल बरक्स थी। मैं तो इस तवक्को के साथ आया था कि मेरे वोटर कांग्रेस के मुकाबले में तकरीबन दुगने होंगे, लेकिन यहाँ तो मामला बराबर का था। अंदर से मैं तो बुझ सा गया, लेकिन चेहरे से मैंने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे अंदरूनी जज्बात क्या हैं। मैं अपने कैंप तक पहुँच गया, जहाँ वोटों की पर्चियाँ बड़ी तेज़ी से बनाई जा रही थी। ख़वातीन और मर्द अपनी भी पर्चियाँ लिए पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो जाते थे। मेरी सूरत देखते कुछ पुरजोश कारकुनों ने नारेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इन्हें रोक दिया। पोलिंग स्टेशन की हदूद के 300 गज के अंदर नाराबाजी की पाबंदी थी, लेकिन कानून के एहतराम से ज़्यादा मेरे जहन में बात थी कि नाराबाजी में उलझकर काम दरहम बरहम हो जाता। पोलिंग कैंप पर मैं उस वक्त तक कारकुनों से बात करता रहा जब तक अजीत ने मेरे बराबर आकर ये नहीं कह दिया कि अब हमें पोलिंग स्टेशन से चलना चाहिए, और मैंने फ़ौरन इसका साथ दिया। ज़रूर चलो, और हम दोनों पोलिंग स्टेशन की जानिब चल दिए। मुझे देखकर अब भी कोई हमायती नारा लगा देता और मैं हाथ हिलाकर दोनों हाथ जोड़कर इसकी जानिब देखकर मुस्कुरा देता। कुछ दूर हमारे साथ कुछ लोग और भी चले, लेकिन जैसे ही पुलिस का दायरा शुरू हुआ बाकी सब पीछे रह गए और मैं अजीत के साथ आगे बढ़ता चला गया। उम्मीदवार होने की हैसियत से ये मेरा कानूनी हक था। अजीत ने भी चीफ पोलिंग एजेंट होने का जाली खत दिखलाकर यह हक हासिल कर लिया था। इसने वो इजाज़तनामा कुछ इस तरह दिखलाया था कि तजर्बाकार पुलिस अफसर ने सिर्फ इसकी एक झलक देखी थी। यहाँ तो मुकाबला बहुत ही सख्त है, मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा। मेरे पूरे इलाके में आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। अजीत के चेहरे पर इत्मीनान था। यह राजा साहिब का खास इलाका है और इन्हें यहाँ से भारी अक्सरियत में वोट मिलने की तवक्को थी। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ भेजा गया है तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। अजीत की तसल्ली ने मुझे हौसला दिया था। अगर मुखालिफ के मजबूत किले में बराबर की सूरत हाल है तो दूसरे इलाकों में हमें अक्सरियत मिलनी चाहिए थी। इस सेक्टर में मुसलमान आबादी नहीं है क्या? मैं अपने जहन में कुल बुलाते हुए सवाल को नोके ज़ुबान पर ले आया। बहुत कम, बल्कि न होने के बराबर, अजीत ने जवाब दिया।
लेकिन अछूत आबादी काफ़ी है जिनके काफ़ी दोस्त मुसलमानों के ज़ेर असर हैं। हम दोनों सरगोशियों के अंदाज में गुफ्तगू करते पहले पोलिंग स्टेशन तक आ चुके थे। यहाँ पोलिंग बूथों के बाहर कतारें लगी हुई थी। अंदर बैठे हुए 2 पोलिंग एजेंटों में से एक ने मैं देखकर तेज़ी से उठा और ये समझ गया कि ये हमारा पोलिंग एजेंट है। सब ठीक है ना? मैंने इस अंदाज से मुखातिब किया था जैसे हमारे बहुत पुराने तल्लुकात हों। पोलिंग अभी शुरू नहीं हुई लेकिन खुला हुआ बैलेट बॉक्स मेज़ पर मौजूद था, जिसे अंदर से दिखाने के बाद पोलिंग अफसर इसे सील कर देता और सील पर दोनों पोलिंग एजेंट दस्तखत कर देते। मुर्गी और अंडे पहुंच गए थे। अजीत ने इतनी आसानी से सरगोशी की थी कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं सुन सका था। हाँ, जूते में हैं। पोलिंग एजेंट ने भी इसी के अंदाज को अपनाते हुए कहा, ठीक है, हम चलते हैं, होशियार रहना। अजीत ने रवानगी से पहले इतनी बुलंद आवाज़ में कहा कि सब सुन ले, कोई ज़रा सी भी बात हो तो। समझ गए? अजीत ने इस बार भी आवाज़ इतनी बुलंद रखी थी कि कमरे में मौजूद बाकी अफराद भी सुन ले। इस पोलिंग स्टेशन के बकिया 3 पोलिंग बूथ पर भी तकरीबन यही सूरत हाल रही। अलबत्ता हम जब आखिरी कमरे में पहुंचे तो पहला वोट डाला जा चुका था और वोटर चादर के पीछे से मोहर लगाने के बाद बक्स में अपना वोट डाल रहा था। क्यों बाबा जी, किसे वोट दिया? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया, लेकिन वो बूढ़ा शख्स मजाकन कही की बात सुनते ही भड़क उठा, इसी मुसले को तो मैं अपना मुंह भी पीने को ना दूं। इसने जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह से जवाब का चांटा मेरे मुंह पर मारा। इसलिए कि तुम्हारे ख़ानदान में संजय ने कोई लाश नहीं भेजी और ना ही तुम्हारे ख़ानदान में किसी को नसबंदी के तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मैंने गुस्से से खोलते हुए जवाब दिया, अरे ये भी तुझ जैसे पाकिस्तानी एजेंटों की साजिश है। मैं सब जानू हूँ। वो बूढ़ा भी कम नहीं था, लेकिन हम तुम्हारी ये साजिश चलने नहीं देंगे। मर जाएंगे मगर यहाँ से तुम्हें जीतने नहीं देंगे। मजहबी जुनून में मुतले शख्स ने अब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। पोलिंग पर मुतय्यन अमला जो अब तक हमारे दरमियान होने वाली मुकालमाबाजी को तफरीक की नज़र से देख रहा था, इस बूढ़े के इस तरह चीखने चिल्लाने पर बौखला गया। मैं बहरहाल एक ऐसा उम्मीदवार था जिसके जीतने के पूरे इम्कानात थे, और फिर भी इससे बढ़कर ये बात थी कि पूरे मुल्क में जनता की खबरों ने इन्हें कांग्रेस से वफादारी निभाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। ओए बूढ़े, क्या बकवास कर रहा है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जो इस पोलिंग बूथ में चंद लम्हे पहले दाखिल हुआ था, इसे रोकते हुए कहा, तू कौन होता है मुझे धर्म के मामले में बात करने से रोकने वाला? बूढ़े ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हुई थी कि मैं भी बौखला उठा। शक्ति, एक एतराज़ दाखिल करो कि इस पोलिंग स्टेशन का अमला जानबदारी से काम ले रहा है और हमारे कानूनी हक से महरूम किया जा रहा है। इस वाक़े का भी हवाला दो कि पोलिंग अफसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में सिकंदर शाह साहिब पर कातलाना हमला हुआ और ये खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। अजीत ने बिगड़ती सूरत हाल को अपने हाथ में लेते हुए अपने पोलिंग एजेंट को मुखातिब किया और इसकी 2 कापियाँ बनाना, एक पर इन साहिब से अपनी कापियों पर वसूल करने के दस्तखत लेकर एतराज़ दाखिल करना, और अगर ये वसूल न करने का ढोंग करे तो हमें बताना। हम सामने ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से होकर आते हैं। अजीत का मुखातिब तो हमारा पोलिंग एजेंट ही था, लेकिन वो बावाज़ बुलंद गुफ्तगू कर रहा था जैसे वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? कातलाना हमला किसने किया है और हमने कब जानबदारी का मुजाहरा किया है? अजीत के ठोस अंदाज ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भुखला दिया था। यह बात तो उस वक्त साबित होगी जब हम इसे साबित करने और आप इसे झुटलाने की अदालत में आएंगे। अजीत ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बराह रास्त कहा, लेकिन इससे बढ़कर कि तुम ये एतराज़ साबित करो, बराबर के पोलिंग बूथ वालों से कहो कि उस वक्त तक वोटिंग रुकवा दे जब तक ये अफसरान कोई कार्रवाई न करने का फैसला नहीं कर लेते। अजीत ने एक बार फिर इस लड़के शक्ति से मुखातिब होते हुए कहा और शक्ति रोबोट की तरफ फ़ौरन बूथ से निकलकर बराबर के बूथ की तरफ चला गया। देखें, ये आपकी ज़्यादती है, इस अफसर ने अजीत से कहा, और जब इस पर कोई असर होता नज़र नहीं आया तो मुझे मुखातिब करने लगा, शाह साहिब आप ही कुछ फरमाएं। देखें, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। अजीत के अचानक तब्दील होने पर रवि ने पोलिंग के तमाम अमला को बौखला दिया था और उनमें सबसे ज़्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर घबराया हुआ था, क्योंकि बहरहाल जवाब दे तो हर हाल में वही होता और इस बात का एहसास भी था। अभी कहाँ ज़्यादती का जिक्र आ गया मिस्टर? अजीत के लहजे में ज़बान भर की बेमुरवती आ गई थी। इसे मुझे मुखातिब किए जाने का जवाब भी खुद ही देना मुनासिब समझा था। ज़्यादती का एहसास तो आपको उस वक्त होगा जब आपका किसी ऐसे मुकाम पर ट्रांसफ़र होगा जहां आप पीने को पानी भी मिले जिससे आजकल आप मुंह धोना भी पसंद नहीं करते होंगे। अजीत अब खुल्लम खुल्ला धमकियों पर उतर आया था। खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अजीत चाहता क्या है। इधर मेरी मुस्तकिल खामोशी और अजीत के जारहाना रवैये से इन बेचारों के हौसले मजीद पस्त होते चले जा रहे थे। वो अफसर मुसलसल बेबसी से हम दोनों को देख रहा था। आखिर अब चाहते क्या है? इसने अपने हथियार फेंकने वाले अंदाज में अजीत से दरियाफ्त किया। मैं क्या चाहूँगा? अजीत ने इसे पसपा होते देख कर मजीद जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए पैंतरा बदला। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कानूनी तकाज़े हैं इन्हें पूरा कीजिए। वो मशवरा देने वाले अंदाज से इसे हुक्म दे रहा था। इन महाश ने सरकारी काम में रुकावट डालते उम्मीदवार को इसके आईनी और कानूनी हक से रोकने की कोशिश की और इन्हें धमकी देने के साथ साथ जान से मारने की कोशिश की थी। इस पर इन्हें कम अज़ कम कानून के हवाले तो करना चाहिए।
अब अदालत इन्हें बरी करती है, 7 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुनाती है, बात की बात है। अजीत की फरमाइश खत्म तो बूढ़ा जो अब तक खामोश खड़ा चीख रहा, शर्म नहीं आती तुझे एक मुसले की चाकरी करते? इसने बराह रास्त अजीत को मुखातिब किया था। मैंने कब जान से मारने की कोशिश की है? तेज़ लहजे अब भी बोल रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ में वो काट नहीं थी। ये बात अदालत में साबित करना बड़े मियाँ, अजीत ने इसका मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। इतना तो मुझे यकीन है कि तुम्हें सज़ा ना भी हुई तो कम अज़ कम 2 साल तक तुम्हारी ज़मानत तो नहीं हो सकती। अजीत की बात खत्म हुई तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट की भी गैरत अचानक बेदार हुई। किसे बंद करा दोगे? कोई मजाक हो रहा है? इसने अजीत को चैलेंज तो किया था, लेकिन इसका लहजा बता रहा था कि अपनी बात पर इसे खुद एतमाद नहीं। चुप कर रहे हो 2 टक्के के आदमी? अजीत ने इंतहाई बदतमीजी से उम्र में अपने से कई साल बड़े आदमी को डांटा। मैं जानता हूँ कि तू 50 रुपए की एवज पोलिंग एजेंट बना है। इसे बस खामोशी से बैठा रहे और कानूनी काम में मुदाखलत न कर, वरना तुझे भी सरकारी काम में मुदाखलत करने के जुर्म में बंद करवा दूंगा। अजीत एक बार फिर धमकियाँ देने लगा। ज़बान को काबू में रख और हमारी दुश्मनी मोल न ले, वरना तेरे ये छोटा राजा साहिब तुझे बचाने नहीं आएंगे। ये इतनी वाज़ेह धमकी थी कि इसने कुछ कहने का इरादा किया भी था तो उसे मुलतवी कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि अजीत के इस 50 रुपये वाले इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत थी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि नफसियाती तौर पर वो शख्स बिल्कुल दबकर रह गया था। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को पसपा होता देखकर पोलिंग के अमले पर सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि इन्हें क्या करना है। जीवन पुलिस वालों को आवाज़ दो इनको, प्रिजाइडिंग अफीसर ने दरवाजे में खड़े एक साहिब को मुखातिब करते हुए कहा। लेकिन अब इसका फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ तो शख्स जो थोड़ी देर पहले धर्म पर जान कुर्बान करने का दावा कर रहा था बिल्कुल ही ढह गया। पंडित जयशंकर का नवासा है तू, मुझ पर यह जुल्म न कर। इसके नाने अब भी इसे एक मुसलमान के आगे गिर गाने से रोका हुआ था। बकौल तेरे, वो भी तो मुसले के खुशामदी हैं। अजीत ने इसकी दरख्वास्त का जवाब देते हुए कहा, ये मैंने कब कहा है? मैं इनके लिए ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसने रोती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन अब की बार अजीत ने इसे जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। हम जा रहे हैं और वापस यहीं आएंगे। अजीत ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुखातिब होते हुए कहा। यह गोया इस बात का ऐलान था कि इसने जो कुछ भी करना है इस दौरान में ही करना है। अफसर ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसका अंदाज बता रहा था कि अब भी मुकम्मल तौर पर किसी फैसले पर पहुंचने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। मैं अजीत की मैयत में वापसी के लिए घूमा तो एक और मंजर मेरा मुंतजिर था। दरवाजे के बाहर एक मजमा खड़ा हमारी बहस सुन रहा था। हमें बाहर की जानिब आता देखकर मजमा ने हमें रास्ता देना शुरू कर दिया और हम इनके दरमियान से होते हुए इसी अहाते में कुछ दूर बने हुए दूसरे पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, इसलिए हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन जैसे हम दूसरे लोगों से दूर हुए तो मैंने अजीत से कहा, तुम क्या चीज़ हो भाई? मैंने इसे दाद देना चाह रहा था, लेकिन इसने बात को मजाक के रुख पर मोड़ दिया। मैं तो सिर्फ नाचीज़ हूँ, चीज़ तो मेरे साथ चलती है। मेरा दिल इसकी हाजिर जवाबी पर कहका लगाने को चाह रहा था, लेकिन मैं जानता था कि बहुत सी आंखें और हमारी जानिब निगरान है और लोग आज के संजीदा दिन अपने लीडरों को यूँ कहका लगाते देखना पसंद नहीं करेंगे। देवमालाई किस्से कहानियों के मज़हब के तौर पर तस्लीम करने वालों ने पूरे मुआशरे का ये दस्तूर बना दिया था कि वो अपने से एक कदम आगे चलने वाले शख्स में वो तमाम औसाफ देखना चाहते हैं जो देवी देवताओं के लिए मखसूस समझे जाते हैं। मसलन मगरबी दुनिया के इन ममालिक में जहाँ जमहूरियत फली फूली थी, एक आम आदमी भी सियासतदानों को अपनी ही तरह इंसान समझता, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ अभी जमहूरियत की तारीख कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं, अवाम के ज़हन में सियासतदान के लिए कमोबेश वही एहसास था जिससे कबल सरदार, जागीरदार या बादशाह का होता था। सोने पर सुहागा इस पे हो गया कि जनूबी एशिया का अपना एक मखसूस मिजाज था और इसी मिजाज के तहत यहाँ के लोगों ने सियासतदान समेत तमाम इन अफराद से जो ज़िंदगी की दौड़ में एक आदमी से कुछ आगे थे वो तसव्वुरात वाबस्ता कर लिए थे जो हर शख्स में मौजूद होते हैं, लेकिन वो हर वक्त इनका मुजाहरा नहीं कर सकता। इब्तदाई सियासतदानों ने भी अवाम के इस मिजाज को पहचानते हुए अपने रंग ढंग भी इसी तरह बना लिए थे, जिससे तासुर कवी से कवितर होता चला गया। गांधी समेत इब्तदाई सियासतदानों के बारे में तो यहाँ तक मशहूर है कि इनकी पूरी कोशिश होती थी कि हंसते हुए या कहका लगाते हुए इनकी कोई तस्वीर ना हो। अब भी कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि खाना खाते हुए या कुछ पीते हुए इनकी कोई तस्वीर ना खींची जाए, क्योंकि बकौल इन हजरात के खाना खाते और कुछ भी पीते हुए शक्ल मज़े का खेज हो जाती है और वो अपने मुतक़ीन के जहनों में कोई ख़राब तासुर नहीं छोड़ना चाहते। अजीत अचानक बहुत खुश नजर आने लगा था, जैसे इसने कोई बड़ा मार्का सर कर लिया हो। मैं समझ रहा था कि ये खुशी पोलिंग बूथ पर होने वाली कार्रवाई की थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वो कामयाबी दरअसल अपने अंदर कई जाविये रखती थी। दुआ करें कि कांग्रेस वाले इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर दें। इसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, क्या मतलब? मैंने सवाल किया। अगर वो बेवकूफ़ी में इस बूढ़े की रिहाई के लिए कोशिश शुरू कर दे तो हमारा मकसद हल हो जाएगा। इसने रफ्तार में कमी न करते हुए कहा। इस वक्त तक हम ग्राउंड के बस में पहुंच चुके थे, जबकि दूसरी जानिब की इमारत में ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन कायम था। इसकी रिहाई की कोशिश तो ज़रूर करेंगे और इन्हें करनी चाहिए। मैंने भी इसकी बात पूरी तरह न समझते हुए कहा, ये दो अलग अलग बातें हैं। रिहाई की कोशिश वो करेंगे, लेकिन इन्हें नहीं करनी चाहिए। इसने एक बार फिर बात को उलझाते हुए कहा,
ये बूढ़ा तो कांग्रेस के लिए काम सा वोटर है, लेकिन डॉक्टर साहब तो हमारे लिए बहुत अहम थे। लेकिन अब यकीन करें कि अगर वो भी गिरफ्तार हो जाते तब भी हम शाम से पहले इनकी रिहाई की कोशिश नहीं करते। इसने मुस्कुराते हुए कहा, इलेक्शन में पोलिंग वाले दिन अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पोलिंग कराने पर रखनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मुकाबिल की इस चाल को समझने की भी जरूरत होती है कि वो तवज्जो बटाने के लिए क्या करता है। अजीत ने वजाहत करते हुए कहा, इस पूरे सेक्टर में सिवाय एक पोलिंग स्टेशन के हमारी ज़्यादातर कोशिश यही थी कि पोलिंग की रफ्तार को आहिस्ता किया जाए, और ये झगड़ा मुझे उम्मीद है इतना बढ़ेगा कि बकिया पोलिंग स्टेशनों पर भी इसका असर पड़ेगा और यहाँ पर 30% वोट भी पड़ जाए तो बड़ी बात होगी। अजीत खामोश हुआ तो मैंने एक और सवाल कर दिया, और अगर कांग्रेस ने तुम्हारे तवक्कुआत के खिलाफ इस बुढ़े की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं ली तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, फिर हमें दूसरे पोलिंग स्टेशनों पर भी ये खबर उड़ानी पड़ेगी कि इस पोलिंग स्टेशन पर आप पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें आप तो बच गए लेकिन हमला करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं और अब पुलिस कांग्रेस के हमायतियों को तलाशी ले रही है और इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसने बात इस तरह की जैसे बाजार के खूरदा नर्क सुना रहा हो, और अगर वो रिहा करवाने में कामयाब हो गए तब भी हमारा एहतजाज पोलिंग का वक्त ज़ाया करेगा ही। अजीत का जवाब सुनकर मैंने सोचा नाक किसी तरफ से भी पकड़ी जाए। अजीत का मकसद पूरा होता नजर आ रहा था। इसके साथ ही साथ मैंने दिल में रजा साहिब को एक बार फिर दाद दी, जिन्होंने अजीत को इस सबसे अहम मोर्चे की जानिब शायद भेजा इसी मकसद के तहत था कि वो इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा था। ख़वातीन के तमाम पोलिंग बूथ्स पर भी पोलिंग शुरू हो चुकी थी और साफ नजर आ रहा था कि यहाँ कांग्रेस को हम पर बढ़तरी हासिल है। हमारी तमाम पोलिंग एजेंट्स मुस्तैद नजर आ रही थी। हर बूथ में जब हम दाखिल होते तो अजीत वहाँ मौजूद लड़की से कुछ खानापुसी करता, फिर कुछ देर मुझसे गुफ्तगू होती और हम आगे बढ़ जाते। शायद हमारे 10 मिनट भी नहीं सर्फ हुए थे और हम इन चारों पोलिंग बूथ से फारिग हो गए थे। यहाँ तो तुमने काफ़ी तेज़ी दिखाई, वापसी का सफ़र शुरू कर दो, मैंने इससे कहा। आपका क्या ख्याल है हर जगह एक जैसे रवैया अपनाया जाए? इसने मुस्कुराते हुए कहा। इस अजीत की जो थोड़ी देर पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात कर रहा था, इस वक्त इसमें कोई झलक नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि जैसे ही हम दोबारा वहाँ पहुँचेंगे वही अजीत फिर से नमूदार हो जाएगा, जो धमकियाँ भी देगा और कुछ कर गुजरने को बेताब भी नजर आएगा। अभी हमने कुछ थोड़ा ही फासला तय किया था कि सामने से 8-10 अफराद अपनी जानिब आते नजर आए। होशियार सिकंदर साहिब, ये हमारे लोग नहीं हैं।